नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं और एक आज नए मर्ज होने वाला इशू है, जबकि एक इशू कल से चल रहा है। आप समझ जाएंगे जब मैं उसका थोड़ा सा उस हवाले से उसका तारुफ कराऊंगा। लेकिन उससे पहले कुलभूषण जाधव के मामले में एक छोटी सी वजाहत। एक कन्फ्यूजन फैला हुआ है कि कन्फ्यूजन ये है कि कुलभूषण जाधव को जो मोहलत दी गई थी उसके साथ वो ऑर्डिनेंस भी खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है। कुलभूषण जाधव को 60 रोज की मोहलत इसलिए दी गई थी कि वो आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान से ये कहा था कि कुलभूषण जाधव को सिविल कोर्ट में यानी हाई कोर्ट के लेवल की अदालत में अपील करने का हक दिया जाए उस फैसले के खिलाफ जो फौजी अदालत से सुनाया गया। पाकिस्तान ने उसका एक रास्ता निकाला, गो के अंदरूनी मुल्क तनकीद का सामना भी है, लेकिन बहरहाल हुकूमत के पास चूंकि आलमी अदालत इंसाफ की बात मानना थी, हुकूमत को आलमी बिरादरी को ये बावर कराना था कि पाकिस्तान सफारती नॉर्म्स का किस कदर ख्याल करता है। तो हुकूमत ने उसका ये रास्ता निकाला, एक ऑर्डिनेंस तैयार किया गया, सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर दस्तखत किए, उसे गजट नोटिफाई तो कर दिया गया लेकिन पब्लिक नहीं किया गया। इसके नतायज और अवाकिब क्या हैं, क्या इससे लॉलेसनेस का इजाफा होगा या नहीं, ये तो बात के मामला हैं। और फिर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मामला होते हैं, जो मनाकशत चल रही होती है, उसमें ये बातें होती रहती है, दुनिया के हर मुल्क में होती है, तो पाकिस्तान में भी कोई गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन जो बुनियादी फ़र्ज था दफ्तर खारजा का या वजारत कानून का, उस हवाले से कोई बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं की गई। दफ्तर खारजा ने तो बिल्कुल लफ्ज़ रखे। वजारत कानून से अलबत्ता हमने आज रबते की कोशिश की, बहुत कोशिश की रबते की। कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कानून की रूह से सिर्फ और 60 रोज़ की मुद्दत मुकम्मल हुई है, और वो भी पीर और मंगल की दरमियानी शब 12 बजे मुकम्मल हुई है। इसकी एक वजह यह है कि जो 60 रोज़ थे वो तो मुकम्मल हो गए थे इतवार के रोज़, लेकिन कानून की रूह से अगर इस तरह की मुद्दत का कोई ऑर्डिनेंस है, उसमें मुद्दत का तयन कर दिया जाता है और आखिरी दिन अगर वो ऑफिशियल हॉलीडे है या संडे है, जो सरकारी तौर पर छुट्टी होती है पाकिस्तान में, तो उस सूरत में फिर अगला जो वर्किंग डे होता है वो आपको मिल जाता है, उस मुलजिम को मिल जाता है या उस शख्सियत को मिल जाता है जिसने वो जिम्मेदारी अदा करना होती है। तो पीर और मंगल की दरमियानी शब ये ख़त्म हुआ। उसकी सज़ा का की जो मुद्दत मुतय्यन की गई थी, सज़ा के खिलाफ अपील की, माफ़ कीजिएगा, जो मुद्दत मुकर्रर की गई थी 60 रोज़ की, वो टेक्निकली पीर के रोज़ रात 12 बजे मुकम्मल हुई। और ऑर्डिनेंस अभी बाकी है। पाकिस्तान में कानून की रूह से ऑर्डिनेंस की मुद्दत 120 दिन मुकर्रर है, आइन की रूह से 120 दिन मुकर्रर है। ऑर्डिनेंस बरकरार रहेगा 120 दिन तक, लेकिन सदर मुमलिकत अगर चाहें तो अब उस मुद्दत में तोसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस को रीडू करना पड़ेगा, एक नया ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। और यही वजह है कि अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। वजारत कानून में हमारे ज़राए का ये कहना है कि अब इस बात की तैयारी की जा रही है, गौर किया जा रहा है इस पर कि क्या ये ऑर्डिनेंस दोबारा जारी किया जाए या फिर पार्लिमान में ज़ेर बहस लाया जाए। इतनी सी वजाहत, क्योंकि ये कन्फ्यूजन दूर करना मुतल्लिका अदारों की जिम्मेदारी थी, जिसमें वजारत खारजा सर फहरिस्त थी, लेकिन वजाहत नहीं की गई। तो हमने कोशिश की कि जो ज़राए हैं, कानूनी ज़रा लोग हैं, उनसे बात करें और वो राय आप तक पहुंचा दें। और ये तय हो गया कि आज वो मुद्दत आपसे थोड़ी देर पहले ख़त्म हो गई, मंगल, पीर और मंगल की दरमियानी शब। अब कुलभूषण के पास अपील का वक्त नहीं है उस सज़ा के ख़िलाफ़। अब जो भी होगा अगले चंद दिनों में सामने आ जाएगा। भारत क्या चाले चलता है, पाकिस्तान क्या जवाब देता है, कुलभूषण जाधव की मर्सी पिटीशन का क्या फ़ैसला होता है, या ये उसे एक और मोहलत दी जाएगी, एक और मुद्दत दी जाएगी अपील के लिए अपनी सज़ा के खिलाफ, या मुकदमे को चैलेंज करने के लिए कोई मोहलत दी जाएगी। जो भी होगा वो अगले चंद दिनों में सामने आ जाएगा। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ ओनली ऑन AM न्यूज़। नाज़रीन, गुफ्तगू का मकसद तो कुछ और था, लेकिन ये अहम मौजू है, इसलिए हमने इस पर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी समझा। अब आते हैं असल दो मौजूआत की जानिब। एक, आज सुप्रीम कोर्ट का गैर मामूली फ़ैसला आया है। मैं ज़ाती तौर पर उसको गैर मामूली फ़ैसला इसलिए समझता हूँ
कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता शख्सियात को ये शिकायत रही है सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमाओं और जिनमें पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा सर फहरिस्त है, उनका ये कहना है कि शरीफ फैमिली को या मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा दुरुस्त अंदाज में इंसाफ मिलता है। इंसाफ अलबत्ता आज ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक को मिला है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक रेफरेंस बनाया गया था, मुकदमा बनाया गया था पैरागॉन सिटी लाहौर का, और ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से और सलमान रफ़ीक के हवाले से नैब ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि दोनों इस कंपनी के मालकान हैं, डायरेक्टर्स हैं, और ये सारा मामला इन्हीं दोनों भाइयों का शुरू करता है। ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के बहुत ही सरकर्दा रहनुमा है, बड़ी जुर्रत से बात करते हैं, जमहूरी आदमी है। मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक ख्वाजा रफ़ीक अहमद के वो साहबजादे हैं। ख्वाजा रफ़ीक अहमद का भी बहुत ही बासूल सियासतदानों में शुमार होता था। ख्वाजा साद रफ़ीक लाइक फादर लाइक सन निकले हैं, बहुत ही उसूल की बात करते हैं, धड़ल्ले से अपनी बात करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे सियासतदानों की इस मुल्क को ज़रूरत है। खुलेआम सरेआम वो बात करते हैं। मसलन उन्होंने नैब का गलत इस्तेमाल की बात ज़रूर की, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी नहीं चाहते कि PTI को अगले दिनों में इन उमूर का सामना करना पड़े। जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से आज, उसमें बुनियादी तौर पर वो अपील की थी अपनी रिहाई के हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक ने। जस्टिस बाकर नजफी की सरबराही में बेंच ने उसका फैसला सुनाया। बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए। मसलन सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जो सियासी इस्तेमाल है उसके हवाले से बात की। ये कहा कि नैब को ये समझा जाता है कि वो सियासी तौर पर इस्तेमाल होता है, हुकूमती दबाव में काम किया जा रहा है। जो इस तरह की मशकूक मामलात हैं उसमें नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि पैरागॉन सिटी के हवाले से एक ये मुकदमा था, दीवानी मुकदमा था, लेकिन उसे रेफरेंस में तब्दील किया गया। फिर नैब की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए। तो इससे दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक तो कि ये है कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट है वो नैब के हवाले से कैसे सोचती है। पिछले हमने देखा था कि माजी की सुप्रीम कोर्ट्स में नैब को खासा टाइट तो जरूर किया गया था, लेकिन नैब का ख़ास तौर पर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी, जस्टिस साकिब निसार ने भी मखसूस जमातों को, मखसूस शख्सियात को टारगेट किया था। और ये टारगेट, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस ज़माने के आप अगर अखबारात उठा लें, उनके आर्टिकल्स उठा लें, उनके एडिटोरियल उठा लें, उसमें मुख्तलिफ शख्सियात का हवाला देकर ये इस राय का इजहार किया गया था। और मुख्तलिफ शख्सियात ओपनली कहती है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने तो अपने खिलाफ मुकदमात पर फैसलों के हवाले से चमक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था। नवाज शरीफ साहब भी ये इस्तेमाल करते रहे। खुद PTI के सरकर्दा रहनुमा हुआ करते थे जिन्होंने हुकूमत कायम करने में 90% रोल प्ले किया। उन्होंने पिछले दिनों, चंद हफ्तों पहले ये इंटरव्यू में ये बताया कि नवाज शरीफ के फैसले के बाद बैलेंसिंग एक्ट होना था, और ये या इमरान खान नायल होते या मैंने अपने आप को पेश किया, किसी ने इसका अभी तक नोटिस नहीं लिया। लेकिन आज जो नैब के बारे में रिमार्क्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो नैब के लिए भी आई ओपनिंग है। नैब को ये सोचना चाहिए कि वो गवर्नमेंट का यूँ समझे कि पुलिस आर्म क्यों बना हुआ है, गवर्नमेंट का वो इंतकामी हाथ क्यों बना हुआ है। ऐसा तासुर क्यों है कि वो गवर्नमेंट का इंतकामी हाथ बन गया है। ऐसा तासुर क्यों है कि हुकूमत के लोग जो कुछ भी कहते हैं, शहजाद अकबर साहब जो कहते हैं, शेख रशीद जो कहते हैं, मुराद सईद जो कहते हैं, अली जैदी जो कहते हैं, वही एग्जैक्टली वही हो जाता है। क्या इन लोगों को ख्वाब आते हैं या नैब की जानिब से फीड किया जाता है कि आप ये कहिए तो हम ये करेंगे। ये एक तासुर मौजूद था। आज उस तासुर को बहुत तक़वियत मिली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। पाकिस्तान की तारीख में ये सुनहरा दिन ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर उस ज़्यादती का नोटिस लिया, उस गैर आइनी और गैर कानूनी काम का नोटिस लिया जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख्याल में हो रहा था, और PTI उसे तस्लीम करने पर तैयार नहीं थी। लेकिन इस केस का एक और पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लेने का मतलब यह है कि इस मामलात को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं वो ये समझते हैं कि दुरुस्त होना चाहिए। दुरुस्त हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का कहीं कोई नोटिस ले लिया जाए, कोई एहसास किया जाए कि मुल्क को किस तरफ ले जाया जा रहा है, तो फिर बहुत ही मुनासिब, ये रिमार्क्स भी मुनासिब हैं, ये सख्त हैं, अदालत के लिए सख्त है,
लेकिन जो पाकिस्तान की गिवन सिचुएशन है, जो जो पॉलिटिकल बाइफर्केशन है, जो सियासी इंतकाम की सूरत हाल है, उसमें मेरा ख्याल है साय ऑफ रिलीफ मिलेगा अपोजिशन के लोगों को, ख़ास तौर पर नून लीग को लोग को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को मिलता है कि नहीं, ये अभी आगे देखने वाली बात है। क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के साथ एक और शख्सियत बहुत तवील अरसे से 10 माह हो गए उन्हें भी, वो है खुर्शीद शाह। खुर्शीद शाह साहब भी नैब की हिरासत में उस मुकदमे के तकरीबन तमाम जो लोग हैं उनकी जो शरीक मुलजिमान हैं उन सब की ज़मानतें ले ली गई हैं, लेकिन खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत नहीं हुई। पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में उनको इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी थी कि खुर्शीद शाह को खुर्शीद शाह की कौन सी शुगर मिल है, या उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें कितनी सब्सिडी मिली उनकी शुगर मिल को। न फिर उन्हें ये बताया गया कि खुर्शीद शाह की तो कोई शुगर मिली नहीं है, तो फिर वो कहते हैं, कहा यह जा रहा है कि वो खासे मायूस दिखाई दिए। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन्हें इन्हीं हक़ाइक़ की रोशनी में पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। खुर्शीद शाह साहब की अगर ज़मानत सिंध हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई है और बाकी तमाम लोगों की ज़मानत का कबूल कर दी गई है, नैब ऑर्डिनेंस में 120 दिन तक जमानत नहीं हो सकती, लेकिन 120 दिन के बाद जमानत जरूर हो सकती है। वो जमानत क्यों नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासी खौफजदा उसके लोग भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनका ये शिकवा है अदालतों से कि उन्हें मुकम्मल इंसाफ नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट को मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इस शिकायत का अब अजाला करना होगा, क्योंकि आप देखिए कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कई साल मुकदमात चले, फैसले नहीं हो सके। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को अदालतों में रगेदा गया, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फैसले नहीं हो सके। कौन सा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा है जिसके खिलाफ मुकदमात नहीं बने? इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में तो आसिफ अली जरदारी नहीं, ये मेरे ज़ाती इल्म में है, मेरी ज़ाती इतला है, उनका ये कहना था कि अगर वो इफ्तिखार चौधरी साहब को उन्होंने फौरी तौर पर बहाल कर दिया तो सबसे पहले इफ्तिखार चौधरी उनकी गर्दन पर हाथ डालेंगे। ये उन्होंने मेरे सामने भी एक मरतबा ये बात की। फिर एग्जैक्टली वही हुआ, इफ्तिखार चौधरी साहब को उस हुकूमत ने बहाल किया। उसके बाद क्या हुआ, एनआरओ का केस अदालत में मंगवाया गया, अदालत में एनआरओ का केस फाइल हुआ, और उसके बाद हालांकि उस एनआरओ का फ़ायदा एमक्यूएम को सबसे ज़्यादा हुआ, जिसके 8000 लोग रिहा हुए। ये वो लोग थे जिनके बारे में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने ये फरमाया था कि रेपिस्ट और बड़े बड़े कत्ल के मुजरिमान और बड़े बड़े दहशतगर्द उसमें बच के निकल गए हैं। उन दहशतगर्दों के खिलाफ, उन रेपिस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई अगर हुई तो यूसुफ रज़ा गिलानी को खतना लिखने पर घर भेजा गया, हालांकि सदर मुमलिकत को इम्यूनिटी भी हासिल थी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात के जरिए घेरा तंग किया गया। फिर मजे की बात एक और भी है, वो हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो फैसला करती थी उसके खिलाफ सो मोटो एक्शन ले लिया जाता था। आपको याद होगा उन्हीं दिनों में ये मामला सामने आया था पाकिस्तान में के आइन के हवाले से कि जो हुकूमती शख्सियात हैं, जो काबीना में बैठते हैं, जो फैसला शादी में शरीक होते हैं, वो लोग दोहरी शरीयत के हामिल नहीं हो सकते। मैंने इस हवाले से जब आइन के मुतालिक आर्टिकल्स पढ़े तो उस पर यह बात तो बहुत वाज़ेह है कि कोई दोहरी शरीयत का हामिल शख्स पाकिस्तान की का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, वो नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता, वो सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता। हमें भी ये याद है, जब बहुत अर्सा नहीं गुजरा, अभी चंद माह गुजरे हैं, वज़ीर आज़म उस साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी और हारून अख्तर साहब जो हुमायूं अख्तर के बड़े भाई हैं, हुमायूं अख्तर साहब आजकल पीटीआई में हैं, पहले काफ लीग में थे, उसके दरमियान में वो मुस्लिम लीग में गए, उनके भाई हैं हारून अख्तर साहब, उनको भी सेनेट की नशिस्त छोड़ना पड़ी, क्योंकि जब उनके कागजात नामजदगी फाइल हुए तो वो अमरीकी शरीयत के हामिल थे। लेकिन दूसरी जानिब फैसल वावडा का केस है, कई माह गुजर गए हैं, इस केस की कोई सुनवाई कहीं नहीं होती। आज भी इलेक्शन कमीशन में जब उनका मुकदमा आया तो उनकी जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। अब देखिए कब ये फैसला होता है, कब ये तय पाता है कि वो नाअहल होंगे या बरकरार रहेंगे, हालांकि वो इलेक्टेड मेंबर हैं पार्लियामेंट के और फिर वजीर भी हैं। लेकिन एक और मामला इसी के साथ जुड़ा है जिसे हम दूसरा मामला करार दे रहे थे, बुनियादी तौर पर वो इसी मामले के साथ जुड़ा है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं। उस वक्त मुझे याद है रहमान मलिक साहब को छोड़ना पड़ी थी वजारत, फिर उनको माविन मुकर्रर किया गया, वजारत दाखिला का चार्ज किसी और को दिया गया, और फिर
मामला कुछ माह इस तरह चलाए गए। रहमान मलिक साहब चूंकि फोरफिट कर चुके थे, लेकिन उनका ऑर्डर इशू नहीं हुआ था, उन्होंने वो कंप्लाइंस रिपोर्ट हासिल की, जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट पे, तो फिर वो बहाल हुए और फिर वो दोबारा वजीर बने। हैदर रिजवी एमकेएम के एक बड़े सरगर्म कारकुन थे और एमकेएम उस वक्त पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी और वफाकी हुकूमत का हिस्सा थी। उनको निशेष छोड़ना पड़ी थी क्योंकि वो भी उनके पास भी दोहरी शहरियत थी। कई और लोगों को जो जो हुकूमतों में मौजूद थे, कोई मामिन खुसूसी था, कोई मुशीर था, उन सबको घर भेजा गया कि किसी भी फैसला सादी की पोजीशन में कोई ऐसी शख्सियत नहीं हो सकती जो दोहरी शहरियत के हामिल हो। लेकिन आज आप देखिए कि कितनी शख्सियात हैं जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। तानिया दुरुस सिंगापुर की शहरी है। मुईद यूसुफ के बारे में अभी तक ये चल रहा है, लेकिन डॉक्टर मुईद यूसुफ ये वादे कर चुके हैं कि उन्होंने डिक्लेरेशन भी जमा करा दी और वो अमरीकी शहरी नहीं है और उनके पास अमेरिका में कोई जायदाद भी नहीं है। फिर आते हैं जुल्फी बुखारी साहब की तरफ। पाकिस्तान में वो इमरान खान के सबसे करीबी दोस्त समझे जाते हैं, काबीना का हिस्सा हैं, वो भी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। नदीम उमर साहब जो IPPs के हवाले से मामिन खुसूसी है, वो अमेरिकन शहरी हैं। इसी तरह कुछ और लोग भी हैं मुख्तलिफ ममालिक के शहरी, लेकिन वो अभी इतने ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं हैं। एक सवाल जो इस हवाले से सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर, चूँकि गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले ये डिक्लेरेशन पब्लिक किए गए कि कौन किस मुल्क का शहरी है और किसके पास कितनी जायदाद है। नदीम अफजल चंद साहब भी कनाडा के रेजिडेंट निकले। रेजिडेंट शहरियत नहीं होती, लेकिन रेजिडेंट वीज़ा बार रिहाइश का एक यूँ समझिए कि इजाज़तनामा है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें निकली हैं सामने। अब जो असासे सामने आए हैं, जो दोहरी शहरियत के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं, उसमें ये तमाम के तमाम लोग, जुल्फी बुखारी साहब, नदीम उमर साहब, ये फैसला सादी की पोजीशन में हैं। ये जिन शोबों से वाबस्ता है उन्हीं शोबों में फैसला सादी करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि ये अंडर ओथ नहीं है। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक जो शख्सियत अंडर ओथ नहीं है वो हसास मामला तक रसाई नहीं हासिल कर सकता। ये तमाम के तमाम लोग अंडर ओथ नहीं है। वफाकी वजीर हल्फ उठाता है, वजीर मुमलिकत हल्फ उठाता है, लेकिन कोई मामिन खुसूसी या मुआविन हल्फ नहीं उठाता। लेकिन ये फिर भी वजारतों की सरबराही कर रहे हैं, वजारतों में इजलास बर्पा करते हैं, वजारतों में फैसले लेते हैं, उन फैसलों पर अमल दरामद होता है, फिर ये हसास मालूमात तक इनको रसाई मिलती है। किस बुनियाद पर? यह आइन की खिलाफ वर्जी है। इसका मतलब यह है कि PTI की हुकूमत कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है अदारों को कि अगर आप कुछ बिगाड़ सकते हैं हमारा तो बिगाड़ लें, हमारे पास तो हम तो ये करेंगे। हालांकि इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले दोहरी शहरियत के हामिल अफराद का इस तरह की पोजिशनों पर आने की बड़ी मुखालफत किया करते थे, तो उनके कई स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर हैं। अब वो खुद उन तमाम लोगों को जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं उनको ले आए हैं उन्हीं शोबों में जिनसे उनका माली मफाद वाबस्ता है। एक सवाल बहुत तवातुर के साथ पूछा जा रहा है, मैंने आज काफ़ी बड़े दानिशुरों से बात की, कई जो सीनियर तजियाकार हैं उनसे बात की, उन सब का ये कहना है कि एक सवाल बता दिया जाए। जस्टिस फाइल ईसा से तो पूछा जा रहा है मनी ट्रेल का, उनकी बेगम से ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टी थी वो उसकी मनी ट्रेल फराहम करें, हालांकि उनके वालिद की प्रॉपर्टी थी और उनको इनहेरिट हुई। ये तक उनको कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब ये तमाम लोगों के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बताया गया कि इन्होंने मनी ट्रेल फराहम किए कि नहीं। बाबर अवान साहब के बारे में ये बताया गया कि उनकी स्पेन में जायदाद है। मनी ट्रेल कहाँ है? वो जायदाद कैसे खरीदी गई? बाबर अवान साहब को जो बड़ा वकील बने को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, चंद साल हुए होंगे, 2 दहाइयाँ गुजरी होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने से पहले वो इस्लामाबाद में एक आम दर्जे के वकील थे। आसिफ अली जरदारी का मुकदमा बना तो फिर उनके पास बड़े मुकदमात आए, लेकिन क्या वो मुकदमात से इतना पैसा हासिल हुआ? आज ये एक साहब ने सवाल किया, अभिषेक बहुत ही सीनियर तजियाकार है, उन्होंने ये सवाल किया कि क्या इतना पैसा हासिल हुआ कि उन्होंने एफेट में अपना घर बनाया, एफेट ही में एक और बड़ी कोठी में अपना ऑफिस बनाया। एफेट में जो उनका घर है उनके बारे में कहा जाता है कि वो कई घरों से सुमोए हुए एक घर है। एफेट 2 में उनका ये घर है। आसिफ अली जरदारी का जो घर है वो उससे भी बड़ा घर है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई शख्स बैरून मुल्क जब पैसा लेकर जाएगा तो वो कैसे लेकर जाएगा? उसका सबूत कोई फराहम नहीं किया गया। ये सवाल आज काफ़ी सारे लोगों ने उठाया। नदीम उमर साहब बैरून मुल्क गए, उन्होंने वहाँ जो जायदाद कैसे बनाई, उसकी मनी ट्रेल फराहम नहीं की गई। हालांकि
जस्टिस फायद ईसा की अहलिया से कहा गया है कि उसकी बनी टेल फराम करें कि बरतानिया में उनकी जायदाद कैसे बनी और स्पेन में जायदाद कैसे बनी। तो ये बुनियादी सवालात हैं। फिर एक शख्सियत है इसी काबीना में, इलेक्टेड नहीं है, वो भी नॉन इलेक्टेड है, उनके बारे में आज ये सामने आया कि वो तो मखलूस भी हैं, कर्ज नहीं वो उतार सकती, लेकिन चकशदाद में कहा जा रहा है कि उनका फार्म हाउस भी है, एक बड़ा फार्म हाउस है उनका जनरल मुशर्रफ के फार्म हाउस के इर्द गिर्द। तो ये तमाम मामला जो हैं वो बहुत सारे सवालात उठते हैं इन मामला पर, बहुत सारी चीज़ें बहुत, और फिर सिर्फ हम नहीं उठा रहे, जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने उनसे जब आज ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि पीटीआई की ये रवायत है कि वो असाचा डिक्लेयर करती है, लेकिन जब उनसे नॉन इलेक्टेड लोगों के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बात कल काबीना के एजेंडे पर ज़रूर आएगी। फवाद चौधरी साहब जो बहुत वोकल हैं इस हुकूमत में, और मेरा ख्याल है कि वो अपोजिशन से ज़्यादा अच्छी अपोजिशन करते हैं इसी हुकूमत की, इसी हुकूमत के वज़ीर हैं, इसी हुकूमत के MNA हैं, इसी पार्टी के MNA हैं, यानी PTI के। उन्होंने ये कहा कि कोई नॉन इलेक्टेड कैबिनेट में नहीं बैठ सकता। जुल्फी बुखारी साहब ने तुर्की पर तुर्की जवाब देते हुए ये कहा कि वज़ीर आज़म अगर चाहें तो सदर ट्रंप को भी बिठा सकते हैं, ये कौन होते हैं रोकने वाले, मुझे दावत दी जाती है तो मैं आकर बैठ जाता हूँ। सवाल ये है कि वफाकी काबीना जहाँ बहुत सारे हसास मालूमात आनी है, हसास फैसले होने हैं, वहाँ नॉन इलेक्टेड लोग जो अंडर ओथ नहीं हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या किया है इस हुकूमत ने अब तक, उन्हें क्या क्यों नहीं रोका गया, क्या उनको कितनी हसास मालूमात दी गई, ये वो सब तमाम जो सवालात हैं ये हल तलब हैं। नाज़रीन, अगर इसको आप जो पहला इशू हमने डिस्कस किया था उससे मिलाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिस्टम किस तरफ जा रहा है। आज एक बहुत बड़े एंकर ने बहुत ही वादे अंदाज में ये कह दिया कि सिस्टम जा रहा है, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। यकीनी तौर पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है सिस्टम कोलैप्स हो जाए, लेकिन ये संजीदा मामलात हैं। रियासतें हमेशा वो तरक्की करती हैं जिन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया। पाकिस्तान में जिन हुकूमतों ने आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया, उन्हीं हुकूमतों में तरक्की भी हुई, उन्हीं पर करप्शन के इल्ज़ाम भी लगे, उन्होंने करप्शन की भी होगी, लेकिन हुकूमतें जब आइन और कानून का रास्ता छोड़ देती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन माशरों का होता है, उन मुल्कों का होता है, उन रियासतों का होता है। आइन और कानून की पासदारी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आइन आपको रास्ता दिखाता है कि मुल्क को कैसे चलाना है, और कानून आपको ज़ाब्ता बताता है कि आपने कैसे चलना है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। आपसे ये दरख्वास्त कि ईद कुर्बा करीब है, कोविड-19 से एहतियात कीजिए, अपने और अपने प्यारों का ख्याल कीजिए। अगर आप सब जिंदा हैं तो मैशत दोबारा खड़ी कर देंगे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता है तो वो फैमिली का, पूरी फैमिली का बड़ा नुकसान होता है, उससे माशरा भी एक तरह से दबाव में आता है। इस तरह की सूरत हाल में उससे गुरेज कीजिए। नाज़रीन, अब एक आखिरी दरख्वास्त आखिर में कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई वजाहत चाहते हैं तो हमें इनबॉक्स में लिखिए, हम आपको ज़रूर उसके हवाले से जवाब देंगे। किसी शख्सियत का इंटरव्यू करना चाहते हैं आप, वो हमें बताइए। कुछ सवालात किसी से पूछना चाहते हैं आप, वो हमें बताइए। हम वो तमाम सवालात उन शख्सियात के सामने रखेंगे और उनके जवाब लेकर आप तक पहुँचाएँगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।